आर्टिकल 25 से 28। पिछली क्लास में हमने कहां से लेकर कहां तक पढ़ा है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल जो है 14 से 18, कौन से आर्टिकल हैं? 14 से 18 तक क्या आता है? भूल गए? राइट टू इक्वालिटी, है कि नहीं? फिर उसके बाद 14 से 18 ही हो गया। उसके बाद 19 से 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम। उसके बाद 23 और 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद 25 से लेकर क्या आएगा? 25 से लेकर 28 तक ये क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। किसी भी धर्म को अपने तरीके से आप मानो, आपको जो धर्म पसंद आता है उसको मानो, उसका आप क्या कर सकते हो? प्रचार और प्रसार कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये क्या बताता है? सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को बताता है। मतलब आपको जो धर्म पसंद आए उसको मानो, उसको चुनो, उसको क्या करो? उसको उसके हिसाब से क्या करो? उसकी पूजा करो और उसको क्या करो? उसका प्रचार प्रसार भी करो। तो इंडिया हैज इट्स ओन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। भारत का अपना एक सेकुलरिज्म है। इसका मतलब क्या है? भारत का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है? इंडिया का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, नो स्टेट रिलीजन। और अगर भारत का कोई धर्म नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो देश है वो क्या है? एंटी रिलीजन है ना। हम किसी एक धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करते, किसी एक धर्म को नहीं मानते, हम सब धर्मों की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। जबकि स्टेट का हमारा कोई भी रिलीजन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ये है। अब यहां पर देखो आपका आर्टिकल नंबर 25। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है वो आप यहां पर देखो ध्यान से। आर्टिकल नंबर 25, ठीक। आर्टिकल नंबर 25, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब खुद से। आपके पास ये राइट है, आप अपने कॉन्साइंस, अपने दिमाग से, अपने इच्छा से, अपने मन से राइट टू प्रैक्टिस किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है? उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने तौर तरीके से, ठीक है? प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। आपको जो धर्म पसंद आता है, आपके पास ये हक है, आपको जो धर्म पसंद आता है उसको आप चुनो, ठीक है? उसके हिसाब से पूजा करो और उसका क्या करो? प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हो, ठीक है? बता भी सकते हो लोगों को कि ये धर्म है, इसमें ये चीज होती है। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इस आर्टिकल में। ऐसे तो आप आपकी अपनी इच्छा है, आपको कोई भी धर्म पसंद आता है, आप उस हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? अगर आपके धर्म से हेल्थ की समस्या उत्पन्न हो सकती है सोसाइटी में, कुछ ऐसी आप चीजों को मानते हो उस धर्म में, जैसे कोई भी चीज ऐसे मानते हो जिससे क्या है? लोगों की सेहत के साथ क्या हो सकता है? खिलवाड़ हो सकता है, तो आप पर पाबंदी लगाई जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है आपके धर्म मानने से, कोई ऐसा धर्म आप मान रहे हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको ये राइट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और स्टेट कैन रेगुलेट हिंदू पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये भी याद रखना है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? स्टेट कैन रेगुलेट हिंदू पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जितनी भी हिंदू पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्टेट उनको अपने कंट्रोल में ले सकती है। हिंदूस में यहां पर क्या क्या इंक्लूड है? सिख भी, जैन्स भी और बुद्धिस्ट भी। और इस आर्टिकल में क्या लिखा है? कैरिंग कृपान इज अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। जो सरदार लोग जो कृपान डालते हैं, वो इसी आर्टिकल 25 के अंडर उनको भी क्या दी है? प्रोटेक्शन दी है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 25 क्या कहता है। अब चलते हैं आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम देता है, ठीक है? एक एक बंदे को अपनी अपनी क्या है? इच्छा है, वो कैसा भी धर्म मान सकता है। अब आता है आर्टिकल नंबर 26, यह है आर्टिकल नंबर 26। क्या कहता है यहां पर? ध्यान से देखना इसको। कोलेक्टिव रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोलेक्टिव रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब अब यहां पर किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात हो रही है। जैसे मैं आपको बोलता हूं टेंपल, तो आपके दिमाग में आ जाएगा हिंदू। मैं बोलता हूं मस्जिद, आपके दिमाग में आएगा मुस्लिम। मैं बोलूंगा चर्च, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? आपके दिमाग में क्रिश्चियन आ जाएंगे। तो ये कोलेक्टिव रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब क्या है? ग्रुप की बात हो रही है।
तो हर एक धर्म, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, उनके पास क्या है? फ्रीडम है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस। वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं अपने जैसे उनका धर्म कहता है। बात समझ में आ गई? फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, अपने हिसाब से अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आउन एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी। तो अपने हिसाब से अपना कोई रिलीजियस क्या खोल सकते हैं? इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और उसको वही एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, और अपने धर्म के लिए उस इंस्टीट्यूशन के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्शंस भी इस पे लगाई जाती हैं इस आर्टिकल पर कि अगर आपके किसी धर्म को मानने से कोई पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो आप पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जा सकती है। 25 और 26 समझ में आया? लिख लो, उतारो इसको। तो आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, रिलीजन की। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या आ गया? जैसे आप हो तो क्या क्या समझते हो आप इससे? आपके मन में कोई भी धर्म मानने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो? उसको क्या कर सकते हो? मान सकते हो। ठीक है ना? अपना धर्म चुनना और उसको उस हिसाब से मानना, उसके अनुसार पूजा पाठ करना, अपने हिसाब से पूजा पाठ आप कर सकते हो, रीति रिवाज त्योहार मना सकते हो, अपने धर्म दूसरों को प्रचार प्रसार कर सकते हो। आर्टिकल 25 में लिखा है। आर्टिकल 26 में क्या लिखा है? ग्रुप की बात की गई है। जैसे कोई भी धर्म अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आश्रम खुद बना सकता है, उसको क्या कर सकता है? चला सकता है। ठीक है ना? इधर वही लिखा ना आर्टिकल 26 में, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। है ना? हिंदू हैं तो अपना अपना मंदिर बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चुन सकते हैं। ऐसे ही सिख हैं, ऐसे ही ईसाई हैं। पूजा कैसे हो, त्योहार कैसे मनाने हैं, वो सारा आप क्या कर सकते हो? डिसाइड कर सकते हो। और धर्म से जुड़ी हुई जमीन अगर आपको खरीदनी है तो वो भी आप खरीद सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो इधर हैं वही क्या है? इधर है। ठीक। आर्टिकल नंबर 27, नो टैक्स फॉर रिलीजन। इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई भी धर्म अपना, जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, तो उसको मानने के लिए आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है? कोई भी धर्म आप मानते हो तो उसके लिए आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स टू सपोर्ट और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी क्या है? कोई भी टैक्स नहीं ले सकती आपसे। ठीक? आपको कोई धर्म मानना है तो सरकार को आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और क्या लिखा है? स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स, स्टेट खुद से टैक्स नहीं लगा सकती, टू सपोर्ट और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म को सपोर्ट भी नहीं कर सकती, प्रमोट भी नहीं कर सकती। ठीक? ये यहां पर लिखा हुआ। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स। अब स्कूल्स में बच्चे होते हैं तो यहां पर क्या बताया है कि स्कूल क्या होने चाहिए? सेकुलर रहने चाहिए। स्कूल क्या रहने चाहिए? सेकुलर रहने चाहिए। कहां पर धार्मिक शिक्षा दे दी जानी चाहिए और कहां पर नहीं दी जानी चाहिए, वो बात करता है आर्टिकल 28। जैसे स्टेट आउंड इंस्टीट्यूशन, स्टेट आउंड इंस्टीट्यूशन कौन से हो गए? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कोई भी नहीं दी जाएगी। स्टेट फंडेड, जहां पर सरकार पैसा लगाती है या सरकार किसी स्कूल को रिकॉग्नाइज करती है, या वो स्कूल रिकॉग्नाइज तो है बट वो किसी ट्रस्ट के अंडर चल रहा है, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस क्या है? ऑप्शनल है। जो कि पूरा का पूरा सरकारी स्कूल है वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। जबकि कोई ऐसा स्कूल है जहां पर जिसको सरकार पैसा दे रही है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, या वो किसी ट्रस्ट के अंडर आता है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा क्या है? ऑप्शनल है। वहां पर भी आपको देनी तो है बट आपको पेरेंट्स और बच्चों से क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कहां दी जाती है, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, मदरसा वगैरह, तो यहां पर कंपलसरी है, आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। उतार लो। ये है 25, 26, 27, 28।
आर्टिकल 25 क्या कहता है? इंडिविजुअल को आजादी देता है कि आपको कोई भी धर्म मानना है, आप उसको चुन सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से पूजा कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हो। आर्टिकल 25 कहता है इंडिविजुअल। आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये ग्रुप बताता है कि जैसे हिंदू हैं तो अपना टेंपल बना सकते हैं, अपनी मर्जी से पुजारी रख सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन खुद तय कर सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, कोई भी धर्म, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं अपने तरीकों से, ठीक। आर्टिकल 27 क्या कहता है? अगर कोई धर्म आप मानते हो तो सरकार को आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही सरकार अपना पैसा लगाएगी किसी धर्म को सपोर्ट करने के लिए। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि स्कूल्स को हमको सेकुलर बनाना है, वहां पर रिलीजियस शिक्षा कहां देनी चाहिए और कहां नहीं देनी चाहिए, वो आर्टिकल 28 में लिखा है। जो सरकारी स्कूल है वहां बिल्कुल भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। जो सरकार के पैसे से और यहाँ सरकार ने रिकॉग्नाइज किए हैं या वो किसी ट्रस्ट के अंडर आते हैं, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा क्या है? ऑप्शनल है, दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है, पर ये पेरेंट्स से परमिशन लेने की जरूरत है। और 28 में क्या लिखा है? जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मदरसे हैं, वहां पर कंपलसरी है कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा। रिवाइज भी करो साथ साथ में। ये हो गया 28 तक। पता लग गया? ठीक है, फिर उतार देना बात। आ जाओ अब आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 क्या करता है? माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, एजुकेशनल एंड कल्चरल माइनॉरिटी राइट्स। अब माइनॉरिटी हमारे देश में दो तरह की है। माइनॉरिटी हमारे देश में दो तरह की है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, फिर भी हम लिटरली क्या मानते हैं? माइनॉरिटी दो तरह की होती है। एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी। कौन सी होती है? रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो जैसे मतलब जिनकी जो जैसे हम हिंदू हैं तो हम मेजोरिटी में हैं और बाकी जो क्या है? माइनॉरिटी में है, ठीक। दूसरा क्या है आपके पास? एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। क्या होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब होता है माइनॉरिटी का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब होता है लैंग्वेज के बेस पर जिनकी संख्या क्या है? कम है। और यहां पर क्या है? रिलीजन के बेस पर जिनकी संख्या क्या है? कम है। जैसे हिंदू मेजोरिटी में है, बाकी जो धर्म है वो क्या है? माइनॉरिटी में है। लिंग्विस्टिक क्या है? जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में क्या बोली जाएगी? लोकल लैंग्वेज क्या होगी? मराठी। और अगर महाराष्ट्र में कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं तो वो लोग क्या है? माइनॉरिटी में हुए कि नहीं? वो लोग क्या है? माइनॉरिटी में हुए। जैसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले मेजोरिटी में होंगे, पंजाब में डोगरी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले किस में होंगे? माइनॉरिटी में होंगे, ठीक। तो दो तरह की हमारे देश में माइनॉरिटी को किया जाता है। एक होता है रिलीजन के नाम पर माइनॉरिटी और दूसरा होता है लैंग्वेज के नाम पर माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 और 30 एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स की बात करता है और कहीं कहीं माइनॉरिटी के हकों की भी बात करता है। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज अब कोई सी भी हो सकती हैं, रिलीजन के नाम पर भी और लैंग्वेज के नाम पर भी। तो उनका हमको क्या करना है? उनके इंटरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट करना है। कैसे? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन है नागरिकों की, विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिनका अपना क्या है? कल्चर है। जिनका अपना क्या है? कल्चर है। अब माइनॉरिटी है, जैसे डोगरों का अपना कल्चर है, जम्मू कश्मीर में है ना, अपनी भाषा है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में पंजाबी लोग हैं तो उनका अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, ठीक। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर अलग है, उनके पास ये हक है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को क्या कर सकते हैं? बचाकर रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। और क्या कहता है? नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट एडेड मतलब सरकारी खर्चे पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहां पर किसी भी नागरिक को हम मना नहीं कर सकते एडमिशन लेने के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। चाहे कोई भी भाषा बोलता हो तो उसको हमको डिनाई नहीं करना है। और क्या बोलता है? ये जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन देता है और मेजॉरिटी को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तभी तो लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। बात समझ में आ गई? फिर आगे
माइनॉरिटीज इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है। लिटरली हम मानते हैं दो तरह की माइनॉरिटी होती है, एक रिलीजन के नाम पर और एक लैंग्वेज के नाम पर। तो 29 पता लग गया। कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स की, ठीक है, जिनका अपना लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनके पास ये हक है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। किसी सिटीजन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, किसी भी सिटीजन को हम मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। कहां पर? सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसका धर्म जानकर, उसकी जात जानकर, रेस जानकर, या वो कौन सी भाषा बोलता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये जो आर्टिकल है 29, ये माइनॉरिटीज को भी बचाता है और मेजोरिटीज को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और आपको ये भी याद रखना है, माइनॉरिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। लिटरली हम मानते हैं कि दो तरह की ही क्या होती है, माइनॉरिटी होती है। ये है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल 30, 29 किस किस की बात कर रहा था? दोनों की। कौन दो? माइनॉरिटी और मेजोरिटी। आर्टिकल 30 किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज की। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? ये माइनॉरिटीज का हक है कि वो अपने अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस ओनली फॉर माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल नंबर 30, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? माइनॉरिटीज के लिए है। ऑल माइनॉरिटीज, जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो रिलीजन के बेस पर है, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड है, हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी चॉइस से। ठीक है, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं। स्टेट कैन रेगुलेट इन नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट उनको रेगुलेट कर सकती है, उन पर नजर बनाए रख सकती है अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। ठीक, आगे, इफ स्टेट एक्वायर्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को क्या करती है, एक्वायर करती है, तो सरकार को उनको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कहां लिखा है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी मैरिज इंस्टीट्यूशन, स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी पैसा बांटने में। वो कभी नहीं कह सकती कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको मैं पैसा नहीं दूंगी। स्टेट कभी भी किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, वो सबको बराबर का पैसा या प्रोवाइड हेल्प दोनों प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये है आर्टिकल 29 और ये है 30। आर्टिकल 29 मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज दोनों के लिए है। आर्टिकल 30 कंप्लीट किसके लिए है? माइनॉरिटी के लिए है। आर्टिकल 29 में क्या क्या कहा जाता है कि जो भी नागरिक है जिनका अपना अपना डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, वो उनके पास ये हक है, वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा सकते हैं। किसी भी नागरिक को हमको एडमिशन देने से मना नहीं करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, या कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। ये आर्टिकल माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों को बचाता है। माइनॉरिटीज को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज के है। माइनॉरिटीज के पास ये हक है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं। बता केस याद रख लेना। आर्टिकल 30 के रिलेटेड केस क्या है? टीएम पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब आप सिविल सर्विस का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, पर थोड़ा ऐसे नाम याद रखना कि ये वाला केस आर्टिकल 30 के साथ है। ठीक है, उसमें क्या कहा है? स्टेट कैन रेगुलेट इन नेशनल इंटरेस्ट। ऐसे तो इनके पास पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से, माइनॉरिटीज अपनी मर्जी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं और उसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। बट अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई तो सरकार उनको रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, ये किस केस में बोला था? टीएम पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर देता हूं टाइम, आगे चलते हैं। आर्टिकल 31 और 32। आर्टिकल 31 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये याद रखना, मिक्स नहीं कर देना।
आर्टिकल 31 कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, मैंने बताया था वही लिखा है। रिपील्ड मतलब खत्म कर दिया गया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो क्वेश्चन आएगा राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट किया, कौन से साल में? 1978 में। कौन सा एक्ट पास किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर तो अब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं सरकार के, वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इम्प्रॉपर कंपनसेशन। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अगर कंपनसेशन मिला, अगर इम्प्रॉपर मिला है तो भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसको कब हटाया गया और अब इसको किस आर्टिकल में जगह दी है। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में। और किस पार्ट के अंडर आता है? अब ये पार्ट 12 के अंडर आता है। और अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पता लग गया? ठीक। अब आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये ऐसा आर्टिकल है जो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये खुद को खुद से प्रोटेक्ट करता है, खुद को खुद से नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करता है, इसके पास इतनी पावर है, और बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस आर्टिकल को क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है, इस आर्टिकल को कहा गया ये हमारे संविधान का दिल और आत्मा है। और किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 32 आता है। इसका मतलब आर्टिकल 32 आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक। और प्रोटेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, खुद को भी प्रोटेक्ट करता है, और आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक जितने भी आर्टिकल हैं सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या कहा गया कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल वायलेट होता है ना, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है, तो आपके पास ये हक है, आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आप वहां जा सकते हो और वहां पर आपकी सुनवाई होगी। अब यहां पर इस आर्टिकल को सस्पेंड कब किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बेसिक स्ट्रक्चर है, खत्म नहीं किया जा सकता, फिर भी आपको याद रखना है ये जो आपका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ये तभी सस्पेंड होगा जब देश में क्या लगी होगी? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 उतारो इसको, आर्टिकल 31 और 32 को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। दिया, उतार दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपने आर्टिकल 32 के नीचे लिखना है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। 5 तरह की रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। 5 तरह की, कितनी तरह की? 5 तरह की रिट्स इशू करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है,
पहली रिट का नाम है हैबीस कॉर्पस। पहली रिट का नाम क्या है? हैबीस कॉर्पस। दूसरी रिट का नाम है मैंडमस। तीसरी रिट का नाम है प्रोहिबिशन। फोर्थ रिट का नाम है सर्टियोरारी। और फिफ्थ रिट का नाम है क्यो वारंटो। आपको मीनिंग इसके याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में मीनिंग पूछते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी। अब ये कब लगाई जाती है? जब किसी को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे पुलिस किसी को लीगली डिटेन नहीं, इलीगल तरीके से क्या करती है? डिटेन करती है। उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया जाता है और उसको कभी कभी आपसी दुश्मनी के तहत उसको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है? जिसको इलीगली डिटेन किया है उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है ना, फ्रीडम ऑफ लाइफ का। तो वायलेशन हुआ है, तो उस केस में उस बंदे की फैमिली सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगी? जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर हैबेस कॉर्पस की रिट इशू करेगा और उसमें क्या बोलेगा? टू हैव द बॉडी, कि आपके पास वो बंदा मौजूद है, उसको हमारे सामने क्या करो? पेश करो। बात समझ में आ गई हैबिस कॉर्पस का मतलब? और ये जो हैबिस कॉर्पस है ये किसके किसके खिलाफ इशू हो सकती है? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसके खिलाफ ये रिट इशू हो सकती है, और कोई भी प्राइवेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसके खिलाफ भी ये रिट क्या हो सकती है? इशू हो सकती है। जैसे कभी कभार क्या होता है, प्राइवेट लोग ही एक दूसरे को कभी कभार क्या किया जाता है? आपसी रंजिश के तहत इलीगली कैप्चर किडनैप कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, पकड़ के रखा जाता है। तो उस केस में हैबिस कॉर्पस रिट क्या होती है? इशू होती है। बात समझ में आ गई? दूसरा, मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, कमांड देना। ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। कभी कभार क्या होता है कि कई कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि एफआईआर नहीं लिखी जाती। ठीक है, कभी कभी डर के मारे नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे नेता लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनका प्रभाव होता है, तो उसके खिलाफ स्टेशन कभी कभी क्या करता है? एफआईआर नहीं करता, रफा दफा करने की कोशिश करता है। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर वो क्या करेगा? मैंडमस की रिट इशू करेगा और बोलेगा वही कमांड कि आप एफआईआर लिखो, अगर नहीं लिखते हो तो हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैंडेमस का मतलब है वही कमांड। ये भी किसके खिलाफ हो सकती है? किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ये रिट इशू हो सकती है। पब्लिक बॉडी है, कॉर्पोरेशन है या कोई भी ट्राइब्यूनल है, उसके खिलाफ अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कमांड दे सकता है। ठीक। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब रोकना। टू फॉरबिड का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना। तो प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड। कभी कभार क्या होता है, जो लोअर कोर्ट होता है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो ऐसा डिसीजन दे रहा होता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन से क्या होता है? बाहर होता है। तो उसको, उस लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट क्या कर लेता है? रोक देता है, बोलता है तुम्हारा ये अधिकार नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, रोकना। तो ये जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ क्या होती है? जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ये रिट क्या की जाती है? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। समझ आ गई बात? उसके बाद है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन में क्या कहा था? प्रोहिबिशन में क्या कहा था? उसको रोक लिया था, अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा था, रोक लिया था। सर्टियोररी में क्या होता है? कभी कभार क्या होता है, जो लोअर कोर्ट होता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना देता है। तो जो हाई कोर्ट होता है, जो उससे ऊपरी अदालत होती है, वो क्या करती है? वो तो उसको बोलती भी है कि तुम्हारा जो जजमेंट है ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो कैंसिल करती है। ठीक है, कैंसिल भी करती है और कभी कभार केस अपने अपने ऊपर ट्रांसफर भी कर लेती है। बात समझ में आ गई? यहां पर सिर्फ रोक रही थी, यहां पर डिसीजन को क्या कर दिया? लोअर कोर्ट के खत्म भी कर दिया और केस अपने ऊपर क्या कर लिया? ट्रांसफर भी कर दिया। ये हो गया सर्टियोरारी, ये भी जुडिशियल अथॉरिटी। एक होता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने देखा होता है गांव में या आज भी कहीं पर लेडी सरपंच जीती होती है बट उसका पति सारे काम कर रहा होता है। ठीक है ना, मूवीज में भी आपने देखा होगा सरपंच लेडी जीती है, या मोहल्ले में गांव में देखा होगा सरपंच लेडी जीती है पर उसका पति जो है वो सारे काम कर रहा है, अब सारे डिसीजन ले रहा है। तो उस केस में भी कभी कभार अगर कोई पब्लिक ऑफिस जो नॉन कैपेबल है, नॉन कैपेबल बंदा अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसमें भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट कौन सी तरह की रिट इशू करता है? क्यों वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से तुमने ऐसा किया। समझ आ गई? उतारो, ये है आपके पास आर्टिकल 31 और 32। सबको याद रखनी है, इनके मीनिंग याद रखने हैं। बॉटल पड़ी हुई है। ये प्लास्टिक वाली बॉटल यूज करो। क्यों? ठंडा पानी उसमें प्लास्टिक क्यों यूज करो? प्लास्टिक क्यों? और वो पानी है, कोई गर्म पानी थोड़ा ना है।
यूज एंड थ्रो वाली। अरे मैं खरीद के लाया था पानी यार, वो बिस्लरी पानी नहीं पीते क्या हम? हाँ, और कौन सा पानी है? तो अगर भर के ही पीना अब तो यही पानी पी रहा हूँ मैं। सी ना प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक गर्म में नहीं डालना चाहिए ना, पानी तो पी सकते हो प्लास्टिक। गर्म पानी उसमें डाल सकते हैं, नॉर्मल ठंडा पानी। नॉर्मल तो पी सकते हैं, पीते नहीं है क्या? मिनरल वाटर होता हो। कर लिया। अब आ गया आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर फोर्सेस। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, ये आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये ताकत देता है कि जितने भी हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है ये आर्टिकल? रिस्ट्रिक्ट करता है, उनसे छीनता है। कैसे? यहां पर लिखा है पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट, एब्रोगेट, खत्म भी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। किसके? आर्म्ड फोर्सेस के। जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी हमारे पुलिस के लोग हैं और जितने भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को ये रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है। और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्यों कि अगर आर्म्ड फोर्सेस के बंदू, सबके पास राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है और आर्म्ड फोर्सेस के लोग बॉर्डर पर जाते हैं, ठीक है ना, लड़ाई में शामिल होते हैं, वॉर में शामिल होते हैं, तो इनका भी हक है जीने का। तो फिर अगर इनके साथ कुछ हुआ तो वो क्या है? फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि आर्टिकल 33 में लिखा है कि जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा? एब्रोगेट कर दिया जाएगा। और ये ताकत किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर सके। ठीक है ना, बॉर्डर पे खड़ा होना है, ठीक, तो अच्छे से कर सके। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनमें क्या हो? डिसिप्लिन हो, हमेशा धरने पर ना बैठ जाए। ठीक है ना। और ऐसा ना बोल दें, ऐसा ना बोलें कि हमारे जीने का अधिकार है, हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, तो फिर कौन जाएगा? ठीक है, तो ये बात है। और ये जो पावर है इनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने की, वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और कोई भी कानून नहीं बना सकता। सच लॉस, और ऐसा लॉ, जो लॉ है जो इनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करता है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक। और आर्म्ड फोर्सेस में बाकी काम भी होते हैं जो नॉन कम्बैट होते हैं, जिसमें फौजी तो हैं पर वो वॉर में शामिल नहीं होते। ठीक है, कोई कुक है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो वो भी सेम इसी आर्टिकल के तहत आते हैं। उनको, उनके भी फंडामेंटल राइट्स क्या है? रिस्ट्रिक्ट है, एब्रोगेट है। जैसे आर्मी में बार्बर का कोई काम कर रहा है, कोई कुक है, कोई मैकेनिक है, तो उनका भी सेम वही है जैसे बाकी जो कम्बैट फोर्सेस है उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या है? रिस्ट्रिक्ट किया है, वैसे इनके भी रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इनको नहीं है कि ये बार्बर हैं, बाल काटते हैं, तो इनके फंडामेंटल राइट्स इनको दिए जाएंगे। अगर आर्मी में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, पैरामिलिट्री में है, पुलिस में है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, तो सबके लिए क्या है? बराबर है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 33 खत्म किया जाएगा। और ये पावर किसके पास है खत्म करने की? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 34 कहता है जहां पर भी कहीं मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, कहीं पर भी, जहां पर भी, अब मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कहीं पर भी हम इसको मानते हैं मार्शल लॉ को मिलिट्री रूल। कहीं पर भी मिलिट्री रूल लगा है तो वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, कहीं पर भी मार्शल लॉ लगा है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। पार्लियामेंट कैन इंडेमनिफाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर एक्ट डन ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में कंट्रोल किसके पास है? मिलिट्री के पास। अगर मिलिट्री कुछ भी करती है, ठीक है ना, जैसे कोई फायर खोल दिया, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो जो अगर मिलिट्री ने कुछ भी किया हो वहां पर मार्शल लॉ के दौरान, वो मिलिट्री पर उसका इल्जाम नहीं लगेगा, वो सारा किस पे लगेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर। गवर्नमेंट अपने ऊपर वो क्या ले लेगी? आरोप ले लेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट,
बोरोड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, ये हमने इंग्लैंड से ये बोरो किया है मार्शल लॉ का कंसेप्ट, और ये मार्शल लॉ को कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? मिलिट्री रूल। जब भी मार्शल लॉ लगता है तो जो ऑर्डिनरी लॉ है वो सस्पेंड हो जाता है, गवर्नेंस बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, और मिलिट्री के लोग ही वहां पर क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। अब यहां पर लिखा है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा। फिलहाल के लिए आप मार्शल लॉ पे ही देखो। तो मार्शल लॉ जहां पर लगता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको इफेक्ट पहुंचता है? फंडामेंटल राइट्स को, उसको इफेक्ट कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 में लिखा है जब भी मार्शल लॉ किसी एरिया में लगता है तो वह गवर्नमेंट क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है, और ऑर्डिनरी कोर्ट्स भी क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री रूल लगा है। ठीक, सारा मिलिट्री देखेगी। कहां पर लगाया जाता है? जहां पर ब्रेकडाउन हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, या किसी भी रीजन से वहां पर मार्शल लॉ लगता है। और पूरे देश में नहीं लगता, किसी स्पेसिफिक एरिया में ही लगता है मार्शल लॉ। बात समझ में आ गई? ये है आर्टिकल नंबर 33। 33 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन है किसके? आर्म्ड फोर्सेस की, पैरामिलिट्री के, पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के। इनको ये अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं। और आर्टिकल 34 किसकी बात करता है? मिलिट्री रूल की। और मिलिट्री रूल में भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है? रिस्ट्रिक्ट। उतारो। लास्ट आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब ये लास्ट आर्टिकल है हमारे पास। ठीक है। आर्टिकल 35 में क्या कहता है? आर्टिकल 35 ये कहता है पार्लियामेंट के पास क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, वो कहां कहां कानून बना सकती है। ऐसा कानून जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही क्या है जो बना सकती है, उसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 35। ऐसे कानून जो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वही आर्टिकल 35 में लिखा है। ठीक। आर्टिकल 35 में ये लिखा है पार्लियामेंट रिजर्वेशन इन जॉब्स बेस्ड ऑन रेजिडेंस। ये जो जॉब्स में जो रिजर्वेशन है, रेजिडेंस को बेस मानते हुए जॉब्स जो रिजर्व की हैं, ऐसा कानून बनाने की ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। पता लगा पहला पॉइंट? आर्टिकल 35 क्या कहता है? जो भी रिजर्वेशन है जॉब बेस्ड, रेजिडेंस के बेस मानते हुए जो रिजर्वेशन दी गई हैं, ऐसी जो शक्ति है कानून बनाने की, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पार्लियामेंट के पास पावर है। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कहां जा सकते हो? आर्टिकल 32 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट इशू करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करता है, मैंने बताया था हाई कोर्ट भी करता है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करते हैं। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो किसी अदर कोर्ट को भी ये ताकत दे सकता है कि तुम भी क्या कर सकते हो? रिट इशू कर सकते हो। ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 जिसमें कितने तरह की रिट्स आती हैं? 5 तरह की। तो आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ठीक। और यहां पर लिखा है टू इशू रिट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकती है टू इशू रिट्स। ठीक। तीसरा, टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट फॉर फोर्सेस। अभी हमने आर्टिकल नंबर 33 पढ़ा। आर्टिकल नंबर 33 में क्या था? जितने भी हमारा आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है, पुलिस है, इंटेलिजेंस सर्विस है, उन सबके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और रिस्ट्रिक्ट करने की ताकत किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये है आर्टिकल 34 में। अभी हमने क्या पढ़ा? मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल के बारे में। तो कहीं मार्शल लॉ लगाना है, फिर मार्शल लॉ लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होंगे। वो मार्शल लॉ लगाने की ताकत भी किसके पास है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक। इनको आपको क्या करना है? रिवाइज करना है।